सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट के सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पार्ट ऑफ सेंटेंस। अगर हम बात करें बेसिकली पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में तो सीधे हम अपने पॉइंट पे आते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है वो दो भाग का होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को कहते हैं प्रेडिकेट। यही दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। अगर आपके दिमाग में कोई और डाउट है तो वो सभी डाउट को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और आगे आते समझते हैं इसको और डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सब्जेक्ट को पता कर ले तो प्रेडिकेट अपने आप पता चल जाएगा। सब्जेक्ट को हमें ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि आगे आने वाले ग्रामर के सीरीज में आपको सब्जेक्ट बार बार मिलेगा और जहां आपको सब्जेक्ट को पहचानने की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे कोई भी सिंपल सेंटेंस सिंपल टेंस के सहायता से क्यों ना बनाओ, आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो में टेंस और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में इतने डिटेल में बताने जा रहा हूं कि आप चाह कर भी सब्जेक्ट को भूल नहीं पाओगे। आपको कैसा भी सेंटेंस दिया जाएगा आप उसमें से सब्जेक्ट को खोज के निकाल लोगे आराम से। तो दोस्तों चलिए आते हैं और सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि वह पार्ट, सेंटेंस का वह पार्ट जो हमें कोई पर्सन के बारे में बताए या किसी चीज के बारे में बताए और जिसके बारे में बताया गया हो सेंटेंस में, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। अगर इसको और अच्छे से समझना होगा तो कैसे समझेंगे, चलिए ये भी समझ लेते हैं। आपके लिए एक और डिटेल्स और एक डेफिनेशन मैंने दिया है, इजी वाला डेफिनेशन। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसको आराम से चिपका सकते हैं। देखिए, सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही गई या वाक्य में जो कार्य करता हो सब्जेक्ट होता है। अगला इसका जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हम बोले सीता इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर तो अपने डेफिनेशन पे एक बार आ जाते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही गई या वाक्य में जो कार्य करता हो वो सब्जेक्ट होता है। यहां पे देखिए, इसमें किसके बारे में, इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो सीता रीड कर रही है न्यूज़पेपर को, यानी कि सीता के बारे में कहा गया है। अब दूसरे तरीके से पूछा जाए कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, तो सेंटेंस में काम सीता कर रही है, यानी कि सीता ही तो पढ़ने का काम कर रही है। काम क्या हो रहा है? पढ़ना। और पढ़ने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है, तो बड़े ही आसानी से आपने भी पता लगा लिया सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, सीता। यहाँ पे होगा सब्जेक्ट। इसी तरह से कहा जाए राम राइट्स अ लेटर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा राम राइट्स अ लेटर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, तो जो काम कर रहा है यानी कि राम। आगे देखते हैं सेकंड बी नंबर। सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। आपको जब मैंने नाउन बताया था, काफी पहले बताया था, तो उसमें आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताया था, सिंगुलर नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट कोई नाम हो सकता है या नाम के जगह पे आने वाला शब्द भी हो सकता है, और ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, यानी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। आगे क्या कहा जाए, देखिए, सब्जेक्ट एक या एक से अधिक शब्दों का बना हो सकता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट एक और एक से अधिक किसी भी सब चीजों का बना हो सकता है। सेंटेंस में कई बार सब्जेक्ट के साथ कोई और भी शब्द जुड़े हो सकते हैं जो क्या करते हैं कि सेंटेंस में शब्द की जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी विशेषता को बताते हैं। ये आपका आर्टिकल्स भी हो सकता है, डिटरमाइनर्स भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव्स भी हो सकता है, जिसे डिटेल में आगे बताया गया है। आगे समझते हैं डी नंबर। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इट, देयर, इंफिनिटिव, जिरांड या क्लाउस जैसे शब्द हो सकते हैं, यानी कि वहां पे इट होगा, देयर होगा, इंफिनिटिव जैसे शब्द होंगे, जिरांड होंगे। इसको एग्जांपल में समझेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम बोले इट्स 9 o'clock, तो यहां पे आप बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आया, काम कौन कर रहा है। तो हम आपको बता दे पहले, इसलिए आपको बता देगा कि इट, देयर, अगर कहीं पे कुछ सब्जेक्ट ना हो, कोई काम करते हो ना दिखे, तो इट दिखे, देयर दिखे, तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे यह 9 बज रहा है, क्या हो रहा है, 9 बज रहा है, 9 बज रहा है। तो यहाँ पे हमने इट से बताया, इसको काम करने का जो प्रक्रिया बताया जा रहा है, काम होना बताया जा रहा है, इट के साथ। तो यहाँ पे इट हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसी तरह से अगर बोला जाए वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पे देखिए वॉकिंग, चलना,
पहले ये लगभग हमारे डेफिनेशन से मैच करे। डेफिनेशन में जैसे बोला गया था सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे देखिए वॉकिंग भले ही एक वर्ब है, काम है, लेकिन काम ही यहाँ पे काम होते हुए दिखाया। जैसे कि चलना इज अ गुड फॉर हेल्थ, चलना गुड होता है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे चलना जो है, वॉकिंग जो है, वो हमारा सब्जेक्ट है, यही हेड है। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वेयर ही गोस इज नॉट नोन, यानी वो जहां जाता है वो किसी को नहीं पता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेयर ही गोस जो लिखा हुआ है, उस वेयर ही गोस में ये पूरा का पूरा वेयर ही गोस, ये पूरा का पूरा एक काम करता हुआ एक सब्जेक्ट के जैसे आ रहा है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, एक क्लाउस एक सब्जेक्ट कहला गया, इसको हम कहेंगे क्लाउस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए टू ईर इज ह्यूमन, मतलब गलतियों से ही ह्यूमन है, यानी कि टू ईर क्या है, ये एक तरह का इन्फिनिट है, और इन्फिनिट क्या हो गया, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर कहा जाए देयर वॉज अ कैट देयर, यहाँ पे हमने कहा देयर वॉज अ कैट देयर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे देयर का यूज किया जाए, मतलब कि एक कैट है वहां पे, यहाँ पे कैट हमारी सब्जेक्ट नहीं होगी, हमने जिस जरिए से उसको बताया है वही हमारा सब्जेक्ट हो गया। देयर वॉज अ कैट देयर, यानी कि पहला वाला जो देयर है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बाकी सभी जो है वो सब्जेक्ट के अलावा बाकी सभी शब्द आगे बताएंगे वो प्रेडिकेट कहलाता है, कैसे कहलाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग टॉपिक अपना ई नंबर। जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं वे एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहलाते हैं। और दोस्तों कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडजंक्ट किसे कहा जाता है, तो एडजंक्ट भी एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट को ही कहा जाता है। तो एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा, देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें ऑनेस्ट मैन आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यानी यहां पे कहा जा रहा है ऑनेस्ट मैन आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, यहां पे हमने देखा मैन जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन मैन के साथ एक ऑनेस्ट शब्द को जोड़ दिया जा रहा है। ये क्या करे, ये सब्जेक्ट को एनलार्ज कर रहा है, सब्जेक्ट की विशेषता को और बढ़ाते हुए बता रहा है कि मैन क्या है, ऑनेस्ट है, यानी ऑनेस्ट मैन सब जगह रेस्पेक्ट किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ऑनेस्ट शब्द हो गया ये हो गया एडजंक्ट एनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, और मैन जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया एडजंक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। आगे हमारे स्क्रीन पे जो दिया गया लिखा गया, इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको ये समझने में आपको आगे आसानी होगी। आप इसका एक काम कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों बात यही खत्म नहीं होता है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तब आप जानोगे कि आपने कितना अच्छा इसको समझा है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। इसको भी जानना उतना ही जरूरी जितना कि सब्जेक्ट को जानना जरूरी था। प्रेडिकेट, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। प्रेडिकेट होता क्या है? प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ अ Predicate tells us about the action or state of a subject in a sentence, यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के एक्शंस को और जो उनके स्टेट है, अवस्था है, उनको बताता है क्या? प्रेडिकेट बताता है। इसको और इजी करते हैं, इसको और अच्छे समझते हैं। क्या कहा जा रहा है? प्रेडिकेट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है टू प्रोक्लेम, टू प्रोक्लेम करना, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वह प्रेडिकेट है। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ भी लिखा गया है, अगर आपने इसके पिछले समझा ना कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, तो अगर आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया और उसको आपने अलग कर लिया तो जो कुछ भी बचा पीछे में वो सभी क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा प्रेडिकेट। तो चलिए आगे समझते हैं, इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। और इसमें क्या कहा जा सकता है? ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट जो होता है हमारा, उसके साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ी होती है जिसको हम लोग आगे धीरे धीरे करके समझेंगे और उनको भी डिटेल में समझेंगे। हमारी प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट पे आपको उन सभी चीजों की जानकारी मिल जाएगी। आगे इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर कहें हम राम हैज डन हिज वर्क, राम हैज डन हिज वर्क, यहां पे आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? काम कौन कर रहा है? काम राम कर रहा है। यानी कि राम क्या है? राम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है। और हमने क्या कहा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो कुछ भी चीज है वो क्या कहलाती है? वो प्रेडिकेट कहलाती है। काफी इजी, इसको आप आसानी से समझ जाइएगा। सब्जेक्ट पता चल गया तो ये सभी चीजें क्या हो गई? इसके साथ ये धन हैज डन हिज वर्क, ये क्या हो गया? ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। अक्सर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जाते हैं, तो कितना आसान है ये क्वेश्चन का आंसर देना। तो आप भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कितने आसानी से कर सकते हैं इसको। और इसमें अगर और एग्जांपल थोड़ा कर लेते हैं उससे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम कहें वी रीड आवर बुक्स, वी रीड आवर बुक्स, यहाँ पे वी और रीड आवर बुक्स में क्या हो गया? वी हो गया सब्जेक्ट और बाकी सब हो गया प्रेडिकेट।
जैसे दे प्ले, दे हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को हटाओ तो बन गया प्रेडिकेट, बाकी बचा हुआ। आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। कुछ सेंटेंस में प्रेडिकेट के वर्ब के पीछे कई और भाग भी होते हैं। ये आपके नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, किसी तरह कंप्लीमेंट, एडवर्बियल कंप्लीमेंट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये टू इन्फिनिटिव भी हो सकता है या जिरांड भी हो सकता है। अगर एग्जांपल में कहा जाए तो एग्जांपल को देंगे तो और अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। इसको भी देख लेते हैं। अगर हम कहें द हाउसेस आर फॉर सेल, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं द हाउसेस आर फॉर सेल। यहां पे हमने क्या कहा था कि वर्ब के पीछे कई सारे भाग हो सकते हैं। यहां पे हम देखें आर, तो आर क्या हमारा, हाँ आर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में मतलब क्या, ये वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब वर्ब का दूसरा पार्ट होता है। पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों क्या है, वो वर्ब ही होते हैं। तो आर भी क्या हुआ, इस तरह से वर्ब ही हुआ। यानी वर्ब के साथ ये जो जुड़ा हुआ पीछे का जो वर्ड हुआ फॉर हेल्प, ये क्या है, हमारा कंप्लीमेंट है। हमने क्या कहा था कि वर्ब के पीछे कई सारे शब्द जुड़े हो सकते हैं, या वो कंप्लीमेंट हो सकते हैं, या वो जिरांड हो सकते हैं, वो इन्फिनिटिव हो सकते हैं, वो एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकते हैं। बस आपको समझना होगा कि उसमें क्या क्या चीजें जोड़ा गया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पहचानना पड़ता है कि इसमें से हम किसको ऑब्जेक्ट बनाए तो किसको वर्ब बनाए, ये सब जानना होगा। वैसे आपको घबराने की कोई बात है नहीं, क्योंकि वर्ब के ऊपर अगला वीडियो होने वाला है। और इसके साथ साथ जो कंप्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जब हम पार्ट्स ऑफ जो हम लोग वर्ब के सब्जेक्टिव के ऊपर जाएंगे, जब टेंस बताना शुरू करेंगे, तो उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट सब कुछ आपको और डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल आज का वीडियो सिर्फ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को समझना है। प्रेडिकेट तो छोड़िए, सब्जेक्ट को ही आप समझ जाए तो प्रेडिकेट का वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। बस यही हमारा मेन मुद्दा आज का है। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखें, आई स्पोक वेल। अगर हम बोले आई स्पोक वेल, यहां पे स्पोक एक वर्ब है और वर्ब के बगल में जो लगा हुआ वेल है वो क्या है, वो एक तरह का एडवर्ब है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे और ऐसे जब दिया जाएगा तो आपको बस पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए देना है। तो इस तरह से हमने इसको समझ लिया। तो दोस्तों आपने समझ लिया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है, और आपने ये भी जान लिया कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को जानना जरूरी क्यों है। हमारे वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों का भी ऐसे ही भला करते रहें। मिलते हैं आपसे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपसे हम ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके इंग्लिश के पकड़ को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।